यहां पर आइए, यह है फिजिकल मैप अफ्रीका का। ठीक है, फिजिकल मैप में आइए और फिजिकल मैप में सबसे पहले जहां से हमने शुरुआत किया था ये कॉर्नर से, वही कॉर्नर पे आइए तो आपको यहां पर एक जगह दिखेगी जिसका नाम है एटलस माउंटेन। आप यहां पर देखिए उत्तर पश्चिम की दिशा में आपको मिलेगा एटलस माउंटेन। ठीक है, तो एटलस माउंटेन जो है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन, एटलस माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट किया जाए तो एटलस माउंटेन अफ्रीका के किस कोस्ट पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम कोस्ट पर। ठीक है, एटलस माउंटेन जहां पर आपने देखा उसी में अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो आपको दिखेगा माउंट टुबकुल। यह है माउंट टुबकुल, हल्का सा नीचे की तरफ है ना। माउंट टुबकुल इस एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट टुबकुल। ठीक है, एटलस माउंटेन के बारे में अगर बात करें तो एटलस माउंटेन बेसिकली 3 देशों में फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। यहां पर आपने देखा था मोरक्को के बाद इस तरफ देखा था अल्जीरिया और फिर इस तरफ देखा था ट्यूनीशिया। ये 3 देश हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो आप ये मैप में ऐसे देख सकते हैं। यहां पर ये देखिए, ये है मोरक्को, ये है आपका मोरक्को, ये है अल्जीरिया और यह है ट्यूनीशिया, और इन्हीं 3 देशों में ऐसे फैला हुआ है आपका एटलस माउंटेन। ठीक है, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया इन तीनों में फैला हुआ है आपका एटलस माउंटेन। ठीक है, एटलस माउंटेन के बारे में अगर हम कुछ चीजें जाने, कुछ और बातें जाने तो आप अपने एटलस में देखेंगे तो एटलस माउंटेन जहां पर है वहां पर लिखा होगा हाई एटलस, मिडिल एटलस, है ना, लो एटलस, ऐसे करके लिखा होगा। फिर ट्रांस एटलस या पार एटलस करके ऐसे करके लिखा होगा। ठीक, तो जो हाई एटलस का एरिया है उसी एटलस वाले क्षेत्र में माउंट टुबकुल आपको मिलेगा जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट टुबकुल केवल एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की नहीं कही जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एटलस माउंटेन की बात करें तो 3 देशों में फैली है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। ठीक है, इसके अलावा यह एक न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। न्यूली फोल्डेड माउंटेन यानी नवीन वलित पर्वत है, यानी कि यह भी एक सेनोजोइक एरा में बना हुआ माउंटेन है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि माउंटेन बिल्डिंग के 4 सीरीज हैं, जिसमें प्री कैम्ब्रियन में जो बने थे, प्री कैम्ब्रियन वाले को क्या कह रहे थे हम? तो ये आर्कियन। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था पैलियोजोइक, पैलियोजोइक को क्या कह रहे थे? तो कैलिडोनियन, कैलिडोनियन। ठीक है, फिर मेसोजोइक, मेसोजोइक को क्या कह रहे थे? तो हर्सिनियन, हर्सिनियन। और फिर आपका सेनोजोइक, सेनोजोइक को कहते हैं अल्पाइन। ठीक है, वैसे अल्पाइन पर्वत उसे कहा जाता है जहां पर 2 महाद्वीप जो प्लेटें होती, कॉन्टिनेंटल प्लेटों का जब टक्कर होता है तो उसको अल्पाइन माउंटेन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी एक सेनोजोइक युग में बना हुआ है, इसलिए ये भी एक अल्पाइन टाइप का माउंटेन है या न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, अब एटलस माउंटेन के 2 तरफ अगर आप देखिए तो एटलस माउंटेन के नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका पूरा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है ना। एटलस माउंटेन के नीचे पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो सहारा मरुस्थल का है, सहारा डेजर्ट। और एटलस माउंटेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये आप देखें मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है और साथ ही साथ ये नॉर्थ अटलांटिक सी है, यानी कि एटलस माउंटेन जो है वो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी वाले क्षेत्र को अलग करते हैं सहारा डेजर्ट वाले क्षेत्र से। ठीक है, ध्यान रखना है कि अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के कोस्टल एरियाज को एटलस माउंटेन रेंज सहारा डेजर्ट के ड्राई एरियाज से सेपरेट करती है, अलग करती है। ठीक है, तो हमने एटलस के बारे में एक चीज और जान ली। तीसरा चीज ये जानिए कि माउंट टुबकल जो है वो किस देश में है? तो माउंट टुबकल जो इसके हाईएस्ट पीक है वो मोरक्को देश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद
यहां पर हमने कुछ शहरों को देखा था। यहां पर जहां एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन के पास में ही अगर आप देखेंगे तो आप कुछ शहर पाएंगे। उन शहरों का क्रम देखिए, ठीक है, शहरों का क्रम क्या है वो दिखाते हैं आपको। चलिए यहां पर आइए, ये मोरक्को है। मोरक्को की राजधानी अगर आप देखें तो यहां तट पर है, यह है रबात, ठीक है। और मोरक्को का एक महत्वपूर्ण शहर मराकेश भी है, ठीक है। तो मोरक्को की राजधानी रबात हो गई, एकदम अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर है, ठीक है। फिर आप आइए, मोरक्को के बाद यह है अल्जीरिया, तो अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स, ठीक। उसके बाद फिर है आपका ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया की राजधानी तट पर है ट्यूनिस। और फिर है लीबिया, लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। ये 4 शहर आपको देखना है, चारों नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट है। सबसे पहले रबात है, रबात के बाद अल्जियर्स है, अल्जियर्स के बाद ट्यूनिस है, ट्यूनिस के बाद ट्रिपोली है, ठीक है। ये 4 शहर का वेस्ट टू ईस्ट आपको क्रम ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 4 के चारों चूंकि कोस्ट पर स्थित है, तो ये 4 के चारों जो है वो एक पोर्ट भी है, एक बंदरगाह के रूप में भी डेवलप्ड है, ठीक है। इसके बाद ये रबात और अल्जियर्स एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए, लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली और ट्यूनिस की राजधानी है ट्यूनीसिया की राजधानी है ट्यूनिस। ये जो ट्यूनिस और ट्रिपोली हैं, ये दोनों तटीय क्षेत्र क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लीबिया और ये जो ट्यूनीसिया है, लीबिया और ट्यूनीसिया जो हैं वो खनिज तेल उत्पादन के लिए फेमस हैं, और उसमें लीबिया की राजधानी ट्रिपोली और ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस, इन दोनों के जो रीजन्स हैं उन्हीं में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ट्रिपोली और ट्यूनिस क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए मुख्य रूप से फेमस है, ठीक है। अब जहां पर आपने ट्रिपोली देखा है, ट्रिपोली के ही हल्का सा नीचे अगर आप देखेंगे, ये ट्रिपोली है, ट्रिपोली के हल्का सा अगर आप नीचे देखेंगे, यहां पर लगभग ये जहां मैंने पॉइंट रखा है, तो आपको एक जगह दिखेगा जिसका नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया लीबिया में ही है। तो लीबिया देश में एक शहर है अल अजीजिया, जो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे हॉट प्लेस है, सबसे गर्म स्थान है। यानी कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किसी प्लेस का टेम्परेचर अगर सबसे ज़्यादा मापा गया है तो वो अल अजीजिया है। कुछ समय पहले तक लीबिया का जो अल अजीजिया है वो दुनिया का सबसे गर्म स्थान हुआ करता था, लेकिन दो साल पहले डेथ वैली को ये दर्जा दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर तो एक समय में ही 57 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जो डेथ वैली है, डेथ वैली में 52-54 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे साल बना रहता है टेम्परेचर। तो इसलिए कंटिन्यूअसली लगातार गर्म रहने की वजह से अब डेथ वैली दुनिया का सबसे गर्म स्थान घोषित कर दिया गया है। लेकिन अल अजीजिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे गर्म स्थान है, जो लीबिया में है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अब आप और आगे चलिए, इसी क्रम में जिस तरीके से आप तटों पर शहरों को देख रहे थे, उसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। तो लीबिया के बाद जो देश है ना, या लीबिया में ही एक और शहर आपको दिख जाएगा, यहां पर देखिए बेंगाजी, ये भी एक बंदरगाह है, ठीक। तो ट्रिपोली के साथ साथ बेंगाजी भी एक बंदरगाह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये है इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र। मिस्र की राजधानी है कैरो, जो देखिए यहां पर यह है कोस्ट पर, ठीक है, कैरो। और कैरो के बगल में ही और कोस्ट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक जगह मिलेगा अलेक्जेंडरिया, तो अलेक्जेंडरिया, ठीक है। तो इजिप्ट में 2 लोकेशन देखना है, एक कैरो जो इजिप्ट की राजधानी है, और दूसरा अलेक्जेंडरिया जो मेडिटेरेनियन सी पर स्थित है, एक पोर्ट है, ठीक है। अब हम कैरो की बात करते हैं, मिस्र की बात करते हैं, ठीक है, मिस्र की बात करते हैं। तो मिस्र की जो राजधानी है वो कैरो है, या हिंदी में इसी को काहिरा भी लिखा जाता है, ठीक है। तो काहिरा पहली बात तो मिस्र की राजधानी है, ठीक। दूसरी बात, ये जो मिस्र की राजधानी कैरो है, यही ये
स्थित है नील नदी के डेल्टा क्षेत्र पर। यहां से देखिए ये आपकी नील नदी आ रही है, ये पूरी नील नदी है और ये नील नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में ही स्थित है ये कैरो, मिस्र की राजधानी। अब चूंकि नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसके बेसिन का जो एरिया होगा वो सेडिमेंट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होंगे। इसलिए नील नदी बेसिन के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खेती प्रचुर मात्रा में होती है। और खेती किस चीज़ की होती है? तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा कॉटन के साथ साथ चावल की भी खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती है इस नील नदी के बेसिन में। अब आप बताइए कि जब इजिप्ट में नील नदी बेसिन गुजर रही है, नील नदी बेसिन में चावल की खेती हो रही है और कपास की खेती हो रही है, तो कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, तो सूती वस्त्र उद्योग का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो गया है कैरो में। ठीक है, दूसरी चीज, कैरो जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई शहर है तो वो कैरो है, जो नील नदी के डेल्टा पर स्थित है और ज्यादा जनसंख्या है, कॉटन की खेती हो रही है, इसलिए कैरो का जो क्षेत्र है वो रेडीमेड गारमेंट या सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत बड़ा एक हब के रूप में डेवलप हुआ है। ठीक है, इसके अलावा चावल और कपास की खेती अगर हो रही है तो उसका एक्सपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो कैरो जो है उसका एक एक्सपोर्ट करने के रूप में आप मान लीजिए वो भी एक मुख्य सेंटर बनता है। ठीक है, कैरो के बगल में ही अगर आप देखें तट पर भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन के तट पर हमने देखा अलेक्जेंड्रिया नाम का एक बंदरगाह है। तो जो भी चावल और सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल्स जो कैरो में बन रहे हैं, उन सभी का एक्सपोर्ट किया जाता है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहाँ है? भूमध्य सागर के तट पर। फेमस किस लिए है? तो ये चावल और सूती वस्त्र के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो भूमध्य सागर तट पर स्थित है, वो है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, यहां तक चीजें आपने आसानी से देख लिया। मैं एक बार फिर से लोकेशन से रिवाइज करा रहा हूं कि हमने शुरू किया आपका जो एटलस माउंटेन है वहां से। एटलस माउंटेन हमने देखा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। फिर हमने देखा उसकी माउंट टुबकुल हाईएस्ट पीक है जो मोरक्को में है। फिर हमने देखा मोरक्को की राजधानी रबात को जो एक बंदरगाह है। फिर अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स को जो एक बंदरगाह है। फिर हमने देखा लीबिया की राजधानी ट्रिपोली और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस को, जो दोनों क्रूड ऑयल के लिए विख्यात हैं। फिर हमने देखा लीबिया का एक और पोर्ट जो है बेंगाजी। उसके बाद हमने देखा इजिप्ट की राजधानी कैरो जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, रेडीमेड गारमेंट या कॉटन इंडस्ट्री, चावल के उत्पादन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए फेमस है। और कैरो के बगल में भूमध्य सागर तट पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बंदरगाह हमने देखा जो कि अलेक्जेंड्रिया है और मुख्य रूप से चावल और सूती वस्त्र उद्योग का एक्सपोर्ट कर रहा है। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब हम यहां से थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, और आगे की ओर चलने के लिए आपको एक चीज देखना पड़ेगा, और वो क्या देखना है? वो देखना है आपको फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप में आएंगे अगर आप, हाँ यहां पर आइए। अगर आप फिजिकल मैप में आएंगे तो आपको एक चीज दिखेगा। यहां पर देखिए, ये आपका अफ्रीका का एरिया है, ये जो मैं रेड कर रहा हूं, देखिए ये अफ्रीका का एरिया है। रेड जो मैंने कर दिया वो पूरा। ठीक है, अफ्रीका के बाद यहां पर अगर आप देखें तो ये इस तरफ से ये शुरू हो जाता है आपका इस तरफ एशिया का, और इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र है जिसकी अगर मैं संरचना बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके की है। अगर आप देखें, मैं इसी वाले क्षेत्र को बड़े में बनाया हूं। तो ये है आपका सिनाई पेनंसुला, सिनाई पेनंसुला। ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप।
सिनाई प्रायद्वीप के एक तरफ होगा गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, और इस तरफ होगा गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज। और ये जो बीच का हिस्सा, ये जो डॉटेड मैंने बना दिया, ये है आपका रेड सी, रेड सी, लाल सागर। ये वही चित्र है। यहां पर देखिए, ये है आपका सिनाई पेनिनसुला, इसके इस तरफ ये है आपका गल्फ ऑफ अकाबा, इस तरफ है गल्फ ऑफ स्वेज, और ये है पूरा आपका रेड सी। ठीक है। तो सिनाई जो पेनिनसुला है, ये सिनाई पेनिनसुला अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है एशिया कॉन्टिनेंट से। एशिया को अफ्रीका से कनेक्ट करने वाला एक लैंड मास है जिसको कहा जाता है सिनाई प्रायद्वीप। आप यहां पर देखें तो इसके इस तरफ ये पूरा आपका मिस्र का एरिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एरिया है। ठीक है। और ये एक गल्फ है। ठीक। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके इस तरफ ये पूरा एशिया का एरिया है। ठीक। और ये है एक गल्फ आपका। ठीक। तो ये सिनाई प्रायद्वीप बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग कर जोड़ता है स्थल के द्वारा, लैंड मास के द्वारा एशिया कॉन्टिनेंट से। इसलिए ये एक स्थमस का एग्जाम्पल है, यानी कि जो सिनाई प्रायद्वीप है वो एक स्थमस है। स्थमस यानी स्थल संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है। ये स्थल संधि का एग्जाम्पल है। दूसरी विशेषता, ये एक होर्स्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है, एक होर्स्ट माउंटेन का। होर्स्ट माउंटेन आप पढ़ चुके हैं। होर्स्ट माउंटेन में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है, उसमें उसके नीचे ऐसे तनाव बल काम किया, तनाव बल काम करने से चट्टानों में क्रैक्स पड़ेंगे, चट्टानों में क्रैक पड़ने की वजह से बीच का हिस्सा ऊपर अगर उठ जाए और किनारे अपनी जगह पर बने रहें तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके की हो जाती है। ये तो इससे ये एक खाड़ी बन गई, ये एक खाड़ी बन गई। ठीक। यही दोनों खाड़ियां, और ये बीच का जो हिस्सा है ये आपका रेड सी का हिस्सा है। ये दो खाड़ियां बन गई, ये बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया है, उसी को आप होर्स्ट पर्वत कहते हैं। तो सिनाई पेनिनसुला एक होर्स्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कनेक्ट करती है, इसलिए एक स्थल संधि या स्थमस का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ स्वेज है। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब आप आइए इस वेस्टर्न एरिया पर, जो कि हमने बताया कि गल्फ ऑफ स्वेज है। गल्फ ऑफ स्वेज से आप एक चीज ध्यान रख, एक चीज आपको पता होगा कि जो स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर है, वो बेसिकली इसी गल्फ ऑफ स्वेज के पास बनाई गई है। ठीक है। इसी मैप में अगर आप देखेंगे तो ये आपका मैं पेन चेंज करता हूं, ये जो ब्लू का हिस्सा, ब्लू हिस्सा जो मैंने बना दिया, ये आपका है गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ स्वेज है। इस गल्फ ऑफ स्वेज के बाद ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है ये आपका रेड सी है। ठीक। ये रेड सी हो गया जो मैंने ग्रीन बनाया है। ठीक है। और तीसरा, अगर आप इस ब्लू के इस तरफ अगर आप देखेंगे, इसके इस तरफ ये पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये आपका है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है। तो इस तरफ आपका है मेडिटेरेनियन सी, इस तरफ है रेड सी, और इन भूमध्य सागर और रेड सागर, रेड सी के बीच में एक स्थल खंड है। ये छोटा सा स्थल खंड है जो कि सिनाई प्रायद्वीप का हिस्सा है ना, मिस्र वाला क्षेत्र में। अगर उसी स्थल खंड को काट कर एक नहर बना दिया जाए तो लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। इस चीज को इस मैप में देखिए, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा। ठीक है।
ये है आपका रेड सी का हिस्सा, और यहाँ पर देखिए ये हल्का सा है आपका, ये हल्का सा जो खाड़ी है वो गल्फ ऑफ स्वेज है, और इसके बाद ये हिस्सा देखिए ये स्थल खंड का हिस्सा है, ठीक है, जो मिस्र वाले क्षेत्र में है। तो अगर इसी स्थल खंड के हिस्से को, यानी यहाँ पर ये जो गल्फ ऑफ स्वेज है, इसी को इस स्थल खंड तक काट कर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, एक नहर बना दिया जाए, तो भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच में एंट्री करना आसान हो सकता है। उसका बेनिफिट क्या होगा? तो उसका बेनिफिट आप इस मैप में अगर आप देखें, उसका बेनिफिट ये होगा कि शुरुआत में ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज से व्यापार करने के लिए अगर मान लीजिए भारत में आना हो, तो भारत यहां से अगर आप देखेंगे तो भारत कुछ यहां पर है भारत, ठीक। अब आप बताइए कि अगर यूरोपियन कंट्री को भारत आना था तो वो इधर से होके पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए तब आते थे भारत, तो उनकी दूरी बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी, ठीक है। अब उस दूरी के मद्देनज़र जो ट्रेड था वो बहुत महंगा पड़ जाता था। टेक्नोलॉजीज बढ़ने के साथ लोगों को ये लगने लगा कि हमें एक शॉर्ट रूट चाहिए जिससे हम तेजी से ट्रेड कर पाएं, इसलिए ये कहा गया कि यहाँ पे यूरोप से हिस्से से निकलने के बाद मेडिटेरेनियन सी में एंट्री करने के लिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जनसंधि है, यहाँ से अटलांटिक ओशन से जिब्राल्टर जलसंधि से होकर मेडिटेरेनियन सी में आया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है, ठीक है। और अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी में जाने का एकमात्र रास्ता यही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसीलिए इसे की ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो जिब्राल्टर जलसंधि हो गई। जिब्राल्टर जलसंधि किसको किससे जोड़ रही है? तो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से। अलग किसको कर रही है? तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से। इस तरफ देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप का एटलस माउंटेन वाला हिस्सा है, और इस तरफ आपका ये यूरोप के कंट्रीज हैं, स्पेन वाला एरिया है, स्पेन पुर्तगाल, ठीक है। तो वो जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग कर रही है अटलांटिक ओशन में, फिर जिब्राल्टर जलसंधि से होकर मेडिटेरेनियन सी में। और यदि किसी तरीके से इस स्थल खंड पर एक लेक अगर बना दिया जाए, एक नहर बना दिया जाए, तो इस नहर से होकर हम आसानी से गल्फ ऑफ सुएज से होकर रेड सी में आ सकते हैं, और फिर रेड सी से गल्फ ऑफ अदन से होते हुए, ये आपका गल्फ ऑफ अदन है, यहां से होते हुए फिर देखिए आप इंडियन ओशन में एंट्री करके भारत आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी में 1869 ईस्वी के आसपास में सुएज नहर का निर्माण किया गया, और वो सुएज नहर जो बनी वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और अलग किसको किससे करेगी? तो यहां पर देखिए यहां पर ऐसे नहर बन गई, तो ये गल्फ ऑफ सुएज जो है उसको अलग करेगी अफ्रीका के क्षेत्र से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एरिया से, ठीक है। तो इसको अलग करने लगी। अब जब सुएज कैनाल बन गई, तो सुएज कैनाल के बन जाने से यूरोप से जो भारत की डिस्टेंस है उसमें लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आ गई, 7000 किलोमीटर की कमी आ गई। इसलिए व्यापार करना, एक तो समय कम लगने लगा, फ्यूल कम लगने लगा, इसलिए व्यापार जो है और बेहतर डेवलप करने लग गया, ठीक। तो ये जब सुएज कैनाल ये बनाया जाने लगा, तो ये जो लैंड मास था, ये छोटा सा जो लैंड मास आपको दिख रहा है, यहां पर 4 झीलें हैं जो आपको एटलस में नहीं मिलेगा, परेशान नहीं होना है। 4 झीलें हैं, उन्हीं 4 झीलों को आपस में कनेक्ट करते हुए ये सुएज कैनाल बना दिया गया। वो 4 झीलें कौन सी हैं? तो मंजाला, टिमसाह, ग्रेट बिटर, और चौथा है लिटिल बिटर, चौथा है लिटिल बिटर।
ठीक है। तो ये 4 झीलें थी, इन्हीं 4 झीलों को आपस में कनेक्ट करते हुए एक नहर बना दिया गया जिसको स्वेज कैनाल कहते हैं। ये झीलें कौन सी हैं? तो मंजाला, टिम्सा, ग्रेट बीटर और लिटिल बीटर। ठीक है। ये चूंकि अभी जो स्वेज कैनाल का हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि एक जो जहाज था, एक शिप था, वो इस नहर में फंस गया था, जिसकी वजह से जो व्यापार है वो काफ़ी दिनों तक ठप रहा था। ठीक है। और इसकी वजह से मिस्र को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए उसने भरपाई की बात की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपसे इन झीलों का क्रम पूछा जा सकता है, इन झीलों के बारे में पूछा जा सकता है, स्वेज कैनाल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका सिनाई प्रायद्वीप का एरिया, और सिनाई प्रायद्वीप के बाद के पास में कैसे स्वेज कैनाल बना हुआ है, स्वेज कैनाल किन झीलों से को जोड़ता हुआ बना हुआ है। अब आप एक चीज और देखिए कि झील हमने बना, झीलों को कनेक्ट करते हुए हमने नहर बना दिया। उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। अब जब उद्देश्य व्यापार करना है तो बंदरगाह की जरूरत पड़ेगी। अब जब बंदरगाह की जरूरत पड़ी तो आपको बंदरगाह दिख जाएगा 2। एक यहां भूमध्य सागर के तट के पास, जहां पर ये स्वेज नहर एंड होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा पोर्ट सईद। पोर्ट सईद स्वेज कैनाल के मुहाने पर मेडिटेरेनियन सी के तट पर स्थित है पोर्ट सईद। जबकि अगर आप स्वेज की खाड़ी के पास में देखेंगे, यानी इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे आपको स्वेज बंदरगाह मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बंदरगाह यहां पर बना दिया गया इस जगह पर, जो कि है स्वेज पोर्ट। एक बंदरगाह यहां पर बना दिया गया जो कि है पोर्ट सईद। ठीक, ये दोनों स्वेज कैनाल पर स्थित नहर हैं, पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। ठीक, ये इतना बात आपको ध्यान में रखना है इस पूरे क्षेत्र से। ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब हम यहां से आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हमने स्वेज कैनाल तक की बात कर ली, सिनाई प्रायद्वीप की बात कर ली। ठीक है। सिनाई प्रायद्वीप के बाद हमने आपको बताया था यहां पर एक जगह है जिबूती। मैप में आइए, पॉलिटिकल मैप में आइए। तो पॉलिटिकल मैप में हमने आपको देश दिखाया था जिबूती। देखिए, ये है जिबूती, ये है आपका जिबूती नाम का जो कंट्री है वो। हाँ, ये छोटा सा कंट्री है जिबूती। ठीक है। जिबूती कंट्री में ही, जहां पर जिबूती कंट्री है, वहां पर अगर आप फिजिकल मैप में देखेंगे तो आपको एक झील दिखेगी, जिस झील का नाम है लेक असल। ठीक है। एटलस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर है आपका ये जिबूती कंट्री है। जिबूती कंट्री के पास यहां पर देखिए ये है लेक असल। ठीक है, ये लेक असल है, लेक असल। असल झील कहां पर है? तो जिबूती कंट्री में है। जिबूती जो कंट्री है ना, उसमें लेक असल जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु है, सबसे निम्नतम बिंदु है सी लेवल से। ठीक है। तो लेक असल। इसके अलावा ये जो रेड सी है ना, ये सब भ्रंश घाटी है। रेड सी जिसमें बना है वो भी एक रिफ्ट वैली है, और इस लेक असल से एक रिफ्ट वैली की शुरुआत होती है, और वो रिफ्ट वैली पूरे के पूरे अफ्रीका में, जैसे ईस्ट वाले पूरे क्षेत्र में ये फैला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा फैला हुआ है, और इसको बोला जाता है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, जिसकी शुरुआत होती जिबूती के पास में लेक असल से शुरू होकर, ये यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी दक्षिण में, जिसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, लेक मलावी।
उसके पास तक फैली हुई है। अभी हम झीलों को अलग से देखेंगे, अभी हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं तो वहां पर जो चीजें आ रही हैं बस उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक असल आपको दिख गया, लेक असल लोएस्ट पॉइंट है पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो जिबूती में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा जिबूती से, जहां पर आप जिबूती हैं उसी के थोड़ा सा और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक लोकेशन दिखेगा, एक जलसंधि दिखेगी जिसका नाम है बाब अल मालदेब जलसंधि, बाब अल मालदेब। यहां पर देखिए, यह है आपका लाल सागर, यह है गल्फ ऑफ अदेन, ठीक है। तो लाल सागर और गल्फ ऑफ अदेन के बीच में ही आपको एक जलसंधि दिखेगी इस तरीके से, जिसका नाम है बाब अल मांडेब, बाब अल मांडेब जलसंधि। ये जो बाब अल मांडेब जलसंधि यानी स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांडेब है, ये दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा। वो दो वाटर बॉडीज कौन सी है? तो एक तरफ है रेड सी, दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ अदेन। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, अदन की खाड़ी। ये जो अदन की खाड़ी है किसका हिस्सा है? तो ये है इंडियन ओशन का हिस्सा, इंडियन ओशन। तो रेड सी को इंडियन ओशन के अदन की खाड़ी से जोड़ता है ये बाब अल मांडेब जलसंधि। दूसरी बात उठती है कि ये एक जलसंधि है तो ये दो स्थल खंडों को अलग भी करेगा। तो दो स्थल खंड कौन से हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के दो क्षेत्र, एक तरफ है जिबूती और दूसरा है सोमालिया। तो जिबूती और सोमालिया को एशिया महाद्वीप के यमन से अलग करती है, ठीक है। तो जिबूती और सोमालिया को यमन से अलग करता है ये बाब अल मांडेब जलसंधि। यानी बाब अल मांडेब दूसरी जलसंधि है जो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कर रही है। एक जिब्राल्टर हमने देखा था जो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग कर रही थी, एक हमने बाब अल मांडेब देखा जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ रही है और साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती और सोमालिया देश को एशिया महाद्वीप के यमन देश से अलग कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। अब ये जो बाब अल मांडेब जलसंधि है, इसी जलसंधि के पास अगर आप देखेंगे तो सोमालिया के पास एक बंदरगाह है जिसका नाम है बेरबेरा, है ना, जिसका नाम है बेरबेरा। ये है सोमालिया का क्षेत्र। अब देखिए यहां पर यह है सोमालिया पेनिनसुला। इसी के पास में ही अगर आप देखेंगे इस जलसंधि के पास में यहां पर तो आपको मिल जाएगा बेरबेरा। बेरबेरा बंदरगाह है जो सोमालिया का है, इसी बाब अल मांडेब जलसंधि के पास में स्थित है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप गल्फ ऑफ अडेन में आएंगे तो गल्फ ऑफ अडेन में आपको एक द्वीप दिख जाएगा, उस द्वीप का नाम है सुकुत्रा, सुकुत्रा, ठीक है। तो गल्फ ऑफ अदेन के पास में देखिए ये छोटा सा एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है सुकुत्रा। और इस द्वीप पर कब्जा किसका है? तो इस द्वीप पर कब्जा है यमन का, ठीक है। तो यमन का एक द्वीप है गल्फ ऑफ अदेन में जो कि है सुकुत्रा। द्वीप और बहुत सारे हैं लेकिन सुकुत्रा का नाम ध्यान इसलिए रखना है कि जो सुकुत्रा वाला क्षेत्र है इसी पर यूएसए ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है, ठीक है। जब कोल्ड वार का सीजन चल रहा था तो रशिया को टारगेट करना था यूएसए को, तो रशिया दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से यूएसए संधि कर रहा था, वहां पर अपने नेवल बेस बना रहा था। तो उसी में एक सुकुत्रा आइलैंड भी है, इसलिए सुकुत्रा का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, रणनीतिक जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सुकुत्रा आइलैंड के बारे में ध्यान रखना, ये यमन का है, गल्फ ऑफ अदेन में है या हिंद महासागर में है, ये दोनों बातें आपसे लिखी पूछी जा सकती, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। आज के सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे, इतनी चीजें आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर अगले सेशन में हम अफ्रीका महाद्वीप का जो बाकी बचा हिस्सा है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चीजों को रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।